हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 को आज हम अंतिम रूप देंगे। इसमें हमने आपके 2-3 लेक्चर्स को अच्छे से कंटिन्यू करके देखा है। हमने नियोजन के विषय में पढ़ा है, प्लानिंग रोल, सारे जो मॉडल्स हैं उनको हमने देख लिया है। आज चैप्टर को अंतिम करेंगे और चैप्टर को अंतिम करने के साथ ही हम इसके क्वेश्चन जो आंसर हैं उनको भी हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल अगर बच्चों ने आप लोगों ने घर पर जाकर अपने चैप्टर को रिवीजन किया है और रिवीजन में अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दें इस पर, हम लोग जो हैं इसी लेक्चर के अंतर्गत हम बच्चों सरकारी प्रचार गांव तक पहुंचाना, इसको हम लोग आपका देख चुके थे। आज हमें बेसिकली जो आपके इस लेक्चर के अंतर्गत बात करनी है वो बात करनी है भूमि सुधार की, यानी कि हम इसमें लैंड रिफॉर्म देखेंगे कि आखिर में इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए लैंड रिफॉर्म कितना रिस्पॉन्सिबल रहा है। इस चीज को हम लोग आपका आज गौर करके इसमें देखने वाले हैं और एक एक करके इन सभी पर जो है आपका बात करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं एक बार फिर पुनः आपसे कहता हूं कि जितना आपने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ रिवीजन के लिए था, आप मुझे जो है बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है, और देख भी सकते हैं। कुछ भी अगर आपका डाउट है इस पूरे चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, हम आपका लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग अपना विचार भी करेंगे कि लैंड रिफॉर्म क्या है, भूमि सुधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। कह रहे कि अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर क्षेत्र में तो ये ऐसा सेक्टर है जहां पर इसके बहुत सारे गंभीर जो हैं वो आपके प्रयास इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ये आपके हुए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से इन पर जो है काम भी किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इन पे गौर भी कर लोगे, आप इनको देख भी सकते हो, ठीक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास था वो क्या था, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही है। अब कह रहे हैं कि जो आपकी जमींदारी प्रथा है ये जो आपके जमाने से चली आ रही है, आप इसको देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जमींदारी प्रथा जो है अंग्रेजों के जो शासन है उसके टाइम से ही चली आ रही है। इसी साहसीय कदम उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई जिसे एक किसान को कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि अब देखिए, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास लैंड था उनके पास से फ्री होकर जो है आम लोगों तक क्या हो गई है, जमीन आपकी पहुंच गई है। इसे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी और कह रही है जो अपना राजनीति में जो अपना दबदबा रखते थे वो दबदबा भी क्या हो गया, इनका थोड़ा सा कम हो गया। ये सारी जो आपकी चीजें थी ये इनकी छूट गई, ठीक। अब देखिए, ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशें थोड़ी कम सफलता मिली। कह रहे कि जो भूमि सुधार की दो अन्य जो कोशिशें थी ना उनमें जो क्या मिली, थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए और कोई व्यक्ति अधिकतम कितने भूमि अपने नाम रख सकता है, लेकिन इसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी। अब ये भी तय हुआ कि लोग कितनी जमीन रख सकते हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, इन सभी पर अपना विचार बनाया गया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें भी ज्यादा कानूनी सुरक्षा जो है आपका प्रदान की गई। अब ये भी रखा गया कि आप कितनी चीजें हैं,
किस तरह से कर रहे हैं और क्या कानूनी प्रावधान है, इस सारे प्रावधान को क्या है इसके अंतर्गत आपका समाहित कर उनको जो है आपका रखा गया। ठीक, ये हमको देखना है। ऐसे ही एक इमेज है उस टाइम में छपे आपके हिंदुस्तान टाइम्स का जो है थोड़ा सा एक न्यूज़ का लाइन है, आप इसको देखिए, फिर मैं आपको जो है इसमें आगे बताऊंगा कि क्या स्थिति इसमें पूरी प्रखर रही है। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? अब इसी के साथ जो है कृषि की बेहतरी और खेतीहार जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था कि कैसे इनको सही तरीके से लाएं। इनको सही तरीके से लाना क्या था, अमल में नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि कैसे इनको अमल में ला सके। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो। कैसी हो? भूमिहीन जो ग्रामीण जनता वो कैसी हो जाए, आपका लामबंद हो जाए, तो ही क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, इनकी राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने के बाद एक महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किस समाज का वास्तविक राजनीतिक स्थिति का अंग होता है। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्ष स्थल नेताओं का भल मानस के साथ बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग हमेशा नीतियों का निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। कैसा रखता है? अपना जो कारगर है वो आपका जो नियंत्रण है वो आपका रखता है। ठीक, तो उस कारगर नियंत्रण को भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की वैल्यूएशन है, आप उनको देखिए खेतीहार चीजों में। यानी कि भूमि सुधार से मतलब है कि लोगों के पास जमीन को इस तरह से वितरित किया जा सके ताकि वो खाद्य संकट से निकल सकें, लोगों में लैंड रिफॉर्म हो, ताकि लोगों के पास अपनी जमीन हो और अपनी आत्मनिर्भर और सक्षम इतना बन सकें कि कम से कम वो खाद्यान्न उत्पादन तो कर ही सकें। ठीक, ये हमको देखना था। अब देखिए, इसको देखने के साथ साथ हम एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है खाद्य संकट। क्या देखना है हमको? खाद्य संकट हमको इसमें थोड़ा सा देख लेना है। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई थी। 1940 और 1950 के दशक में ही खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने ऊपर रही। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। यही अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया। देखिए, एक संकट था 1940 लेके 1950 का खाद्यान्न, एक था 1965 से 67 के बीच में हमारे यहाँ सूखा पड़ा, और इसी सूखे में भारत ने अवधि में 2 युद्ध का सामना किया और इसमें विदेशी मुद्रा का संकट भी झेलना पड़ा। ये मान लीजिए, ये दौर हमारे लिए इतना चैलेंजिंग था कि खाद्यान्न चीजों से भी परेशान थे, राजनीतिक चीजों से भी परेशान थे, और इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी और खास करके विदेशी मुद्रा जो संकट हम लोग झेल रहे थे, जिस रिसेशन को हम लोग झेल रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी अपने आप। अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न में भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। बिहार के खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विरल था। अब कह रहे जो क्या था, खास करके बात कर रहे हैं कहाँ की, कि जो बिहार था, बिहार का जो खाद्यान्न संकट था वो सबसे ज्यादा विरल था। ठीक, विकराल भी वहां रहा। यह स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य में 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। इनमें से 5 जिले आसानी से सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 अनाज उपजाते थे।
क्या करते थे, महज 1/3 जो अनाज है वो आपके उपजाते थे। खाद्यान्न के अभाव के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसे गंभीर रूप से धारण किया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रतिदिन आहार 2200 कैलोरी से घटाकर 1200 कैलोरी हो गया। जब एक सामान्य आदमी रोजाना 2450 कैलोरी का आहार की जरूरत होता है, तो 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई। अब देखिए, गांव में 2200 कैलोरी है, मतलब शहरों में, गांव में ये रखा गया है, लेकिन कितनी कर दी गई कि 1200 कैलोरी। तो 1967 में जो डेथ रेट बना वो 1967 में वो 34% तक बढ़ गया। यानी कि अगर 100 व्यक्ति मर रहे थे तो 134 व्यक्ति मरने लगे, यानी कि 34 व्यक्ति भूखमरी और अकाल की समस्या से मर रहे थे। इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अनेक राज्यों की तुलना में कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। अपेक्षाकृत समृद्धि पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दुगने और उससे ज्यादा के दामों में बिक रहे थे। सरकार को उस वक्त जोगिन या इकलाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई। ऐसा दशा समाज में सबसे गरीब तबके पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची। खाद्यान्न संकट के कई परिणाम हुए। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। विदेशी मदद, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकार के सामने पहली प्राथमिकता तो यह थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल हो। कैसी हो? आत्मनिर्भरता हासिल हो। पूरी योजना प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा और गर्वबोध, इन बातों को एक धक्का लगा। यानी कि जो खाद्य संकट का जो रिजल्ट हुआ उसमें सरकार को जो आयात झेलना पड़ा था और जो विदेशी मदद हम लोग चाह रहे थे, हमने यूएस से मांगी थी, वो भी हमको स्वीकार करनी पड़ी। और जो हमारे योजनाकार थे उनको प्राथमिकता देनी पड़ी कि कुछ भी हो, कम से कम हम इस समय क्या हो जाए, आत्मनिर्भर जैसी जो स्थिति है उस स्थिति में हम लोग आपका पहुंच जाएं। इसको देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम हरित क्रांति की। ग्रीन आपका रेवोल्यूशन हुआ जब हम खाद्य संकट से गुजर रहे थे। तो हमारे सामने सबसे पहली, जो हमारे अर्थशास्त्री थे, देश के सामने सबसे पहले चुनौती ये थी कि कम से कम हमारा विकास हो या ना हो, लेकिन हम कम से कम आर्थिक सशक्त तो हो जाएं, इतने तो मजबूत हम लोग आपके हो जाएं कि क्या हो जाए कि हम खाद्य संकट जैसी स्थिति से तो उभर ही सकें। तो ऐसी स्थिति की जो नौबत आई पड़ी थी, हम उसको थोड़ा सा देख सकें। खाद्य संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई। अब देखिए, अनाज का उत्पादन कम है, खाद्यान्न डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि दबाव पड़ना क्या है, इस पे तय है, दबाव तो पड़ेगा ही। भारत विदेशी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर हो चला था। अब भारत को क्या था कि अगर विदेश से आपको खाद्यान्न मदद मिलेगी तो ही हमारा काम चलेगा। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसी अवधि में भारत को अपनी आर्थिक नीति को बदलने पर जोर दिया। भारत ने क्या कहा कि आप क्या करिए, अपनी इकोनॉमी जो पॉलिसी है आप उनको चेंज करिए। अब क्या करना पड़ा उनको, अपनी भारतीय जो पॉलिसी थी उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो प्रेशर कर रहा था। सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़ गए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई।
इस नीति को छोड़ दिया गया है कि सरकार ने अब उन्हें इलाकों में ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया। जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी, जहां किसान समृद्ध थे, इन नीतियों के पक्ष में दलील दी गई कि जो पहले से सक्षम हैं, वे कम समय में उत्पादन को तेजी से रफ्तार बढ़ाने में सहायक हों। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतरीन सिंचाई सुविधा के बड़े अनुदान मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की गारंटी भी उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए दिया, उसी परिघटना की शुरुआत जिसने हरित क्रांति में कहा जाता है। और यही वो परिघटना जिसमें क्या गया, हरित क्रांति। इसमें क्या था? गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई के जो आपके सुविधा चीजें, इन सबको मुहैया कराना था, ताकि हम इनको मुहैया करा के क्या कर सकें, हम लोग उत्पादन की जो प्रोसेस है, उस उत्पादन के प्रोसेस को हम लोग आपका बढ़ा सके। और यही क्या थी? यही आपका हमारी कोशिश थी कि हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाएं। क्या कर सकें? हम उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग आपका बढ़ा सकें। ठीक, हम अपने उर्वरक, बीजों पर, सिंचाई की सुविधा पर ध्यान देंगे, जिससे कि क्या हो जाए, ध्यान दो बच्चों, जिससे कि क्या हो जाए कि हम लोग आपका हरित क्रांति में आपका मदद कर सकें, हरित क्रांति को हम लोग आपका देख सकें और उसको समझ सकें कि हम किस प्रकार आप अपना जो उत्पादन है वो आपका बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े स्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति को खेतिहार पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी, देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इसमें समाज के विभिन्न वर्ग और देश के अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण आपका तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में किसान कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जब बाकी इलाके खेती के पिछड़ रहे थे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामी के बीच अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए किसानों ने लामाबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरे हरित क्रांति के कारण किसानों में मोझले दर्जे के किसान यानी कि मध्य श्रेणी के स्वामित्व वाले किसान उभरा। इसके बदले में फायदा यह हुआ कि देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। कैसे उभरे? देश में ये अन्य प्रभावशाली बनकर क्या हो गए? उभर गए। ठीक, ये हमको आपका देखना था। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक स्टोरी दी है। श्रीकांत को अब भी वे दिन बखूबी याद हैं जब उसके बड़े भाई राशन की दुकान से सामान लाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती थी। श्रीकांत का परिवार चावल, तेल और केरोसिन राशन की दुकान पर निर्भर था। कई बार ऐसा हुआ है कि उसका भाई राशन की लाइन में खड़ा होकर जब उसकी बारी आई तो पता चला राशन खत्म हो गया है। अपने परिवार के बड़े सदस्यों से पूछने पर राशन कार्ड कैसा होता है यह भी जानने का प्रयास कर रहे कोई सामान अभी भी राशन की दुकान से खरीदते हैं। अपने स्कूल, अपने घर, आसपास के राशन की दुकान ढूंढो और जानने का प्रयास करो कि गेहूं, चावल, वनस्पति तेल और चीनी किस दाम पर बिक रहा है। इसके बाद ये जानने का प्रयास करो कि इन वस्तुओं की कीमत में खुले बाजार क्या है। ऐसा है, खुले बाजार में क्या है, यानी कि राशन की दुकान पर इनका रेट क्या है और खुले में जो है इन जो आपकी चीजें हैं इनका जो रेट है वो क्या है, ये आपको प्रभाव करना है। अब देखिए बाद में बदलाव, कि बाद में कैसे आपका बदलाव हुआ, उस थोड़े बदलाव को हम लोगों को आपका देखना है और इस बदलाव को देखना है। अब देखिए 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है।
5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट में घिरने लगी। इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण के लिए और निर्देशन के लिए राज्य की बड़ी भूमिका निभाए। 1967 की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आदित हुई और उन्होंने क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। 1967 में सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा की। इन परिवारों के साथ ही सरकार का विचारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलाव को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टी में गर्मागर्म बहस चली। विशेषज्ञों के बीच सरकार की भी नीतियों का जोरदार बहसें चली। क्या हुआ, जिस तरह से नीति बना रही थी उनकी जो है आपकी अलग अलग जो डिस्कशन रहे वो बहुत रहे। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में क्या हो गया, आपकी कमी आई। क्या हो गया, जो उसका महत्व है उसमें कमी आई। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3.5% धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्यम का भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभा रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र और नौकरशाही के प्रति शुरू होने लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदलते हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इसके बदले में हम पाठ्य पुस्तक के आखिरी जो हिस्सा है उसमें हम लोग आपका पढ़ेंगे। जो लास्ट चीज है हम उसको इसमें देख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते रहें, जल्दी ही हम भूखमरी और अभाव से पार कर लेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने का काम चलाइए। हम बता रहे हैं कि जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हम भूखमरी से बच जाएंगे और यह अभाव भी हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और हम आपको ये जो आपके चने हैं हम उनको चबाते रहेंगे। तो फिलहाल चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरे चैप्टर में अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हो। पूछ लीजिए, चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछिए। अच्छा, ये ऐसे टिकट कितने बच्चों ने देखे हैं? देखिए, भाखड़ा नांगल बांध देखा है, रिंदी देखा है, हलियंत्र देखा है, तिलैया बांध का देखा है, दामोदर नदी पर जो है, चितरंजन को देखा है, ये रेल का इंजन है, हैवी इंडस्ट्री को देखा है। चलिए ये देख लीजिए, गेहूं उत्पादन की समृद्धि को देखा है, हीराकुंड बांध को देखा है, देख लीजिए। फिर एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, वामपंथी विचारधारा को आप लोग पढ़ चुके हैं, दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसी को भी आप देख चुके हैं, सब पर अपनी बहुत अच्छे से अपनी चर्चा कर चुके हैं, सभी पे गौर कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान मतलब कथन सही है? देखिए, चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। मैं फिर एक बार पूछता हूं, किसी का कोई डाउट है आप मुझसे कल भी जब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप मुझसे जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे ये चैप्टर पूछ सकते हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन। जल्दी बताइए बच्चों, बॉम्बे प्लान के बारे में इसमें कौन सा कथन आपका सही है? जल्दी बताइए। देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन।
किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। लिख लीजिए इस आंसर को, क्वेश्चन को लिखिए, ऑप्शंस को लिखिए, फिर ऑप्शन को टिक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई थी उनमें से कौन सी विचारधारा शामिल नहीं थी? अब देखिए हमने कुछ रणनीति अपनाई थी। उन रणनीति में से हमको देखना है कि कौन सी विचारधारा जो थी वो आपका नहीं थी। शुरुआती दौर की बात हो रही है, ये विशेष गौर करके देखिएगा, फिर मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं क्या होगा। तो बताइए, नियोजन, सहकारी खेतियां, उदारीकरण, आत्मनिर्भरता, बस ये चीज ध्यान रखना। शुरुआती दौर, आगे देखते हैं। तो इसमें होगा नियोजन। क्या होगा? नियोजन। अगला देखिए, भारत में नियोजन या कह सकते हैं नियोजित जो आपके प्लानिंग था, अर्थव्यवस्था चलाने के विचार ग्रहण था। अब बताइए, जो हमने प्लानिंग चलाई है वो हमने किस देश से शुरू की थी? इसको देख लीजिए, जल्दी बताइए, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। क्या हमने बॉम्बे प्लान से सीखी थी, या समाज में गांधीवादी विचारधारा, किसान संगठनों की मांग, या सोवियत संघ के खेमे के देशों के अनुभव से? जल्दी बताइए। और इसमें भी ऑप्शंस हैं, क्या आंसर होंगे? ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, फोर्थ और थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड है, या ऑल है। ध्यान रखिए, इसमें आपके चारों ही जो ऑप्शन हैं ये होंगे। हमने बॉम्बे प्लान से भी सीखी है, गांधीवादी विचारधारा से, सोवियत संघ के खेमे से, किसान संगठनों की मांग से भी हमने ये सारी चीजों को आपका सीखा है और इनको हमने आपका देखा है। ठीक है, अब अंतिम जो क्वेश्चन है ये मान लीजिए, बस मैं आपको मेल कराऊंगा आज, और इसके साथ हम लोग फिर कल जो है हम इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं उन पर आपके बढ़ चलेंगे और इनको देखेंगे। फिलहाल इसमें कुछ पूछना हो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, और जिन्होंने कर लिया है तो ये जो ऑप्शन दिया है मिलान करने के लिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आपका बेसिकली देखेंगे। अभी देख लीजिए, कौन बच्चा आप किस स्कूल से सबसे पहले इसका मिलान करके हमको चैट के माध्यम से या लाइव जुड़कर इसका आंसर देगा? है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, चौधरी चरण सिंह थे आपका किसानों से संबंधित, पीवी महालोइस थे आपका औद्योगिकरण, खासकर हैवी इंडस्ट्री, अकाल बिहार था जोनियांग, और वाइस जो कुरियन साहब थे ये थे सहकारी डेयरी से। इसको लिखिए और कॉपी करिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने पूरे चैप्टर को देख लिया, इसके ऑप्शंस क्वेश्चन कर लिए, इसका सही मिलान कर लिया। बाकी जो शेष आंसर हैं उनको हम लोग कल देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।